नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि गर्भपात. 8 दिवसापासून आरोपी फरार. लग्नाचे आमिष दाखवून एका 30 वर्षीय युवतीवर अत्याचार करण्यात आला. युवती गर्भवती राहिल्यानंतर तिचा गर्भपात केला. तसेच युवतीच्या आई-वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी पीडित युवतीच्या तक्रारीवरून आरोपी विरोधात सोमवारी पूर्णा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित युवतीने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की सोशल मीडियाद्वारे तिची एप्रिल 2022 मध्ये नांदेड येथील सय्यद जमीर हुसेन सदरुन इस्लाम या युवकासोबत ओळख झाली होती. ओळखीनंतर युवक तरुणीच्या घरी पूर्णेला आला. या दरम्यान युवकाने तरुणीला तुझ्यावर प्रेम असल्याचे सांगितले. त्यानंतर नांदेड येथे बोलावून घेतले. तरुणीच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवले. लग्नाचे आमिष दाखवत आरोपीने तरुणीवर वसमत, छत्रपती संभाजीनगर, पूर्णा आदी ठिकाणी बळजबरीने संबंध ठेवले. या दरम्यान पीडित तरुणी गर्भवती राहिली. याविषयी तरुणाला सांगितल्यानंतर त्याने पीडितीला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. आरोपीने 3 वेळा तरुणीच्या इच्छेविरुद्ध तिचा गर्भपात केला. लग्नाविषयी विचारणा केली असता टाळाटाळ केली. अखेर पीडितेने पूर्णा पोलीस ठाणे गाठत जमीर हुसेन सदरुन इस्लाम याच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. तपास पोलीस उपनिरीक्षक राखोंडे हे करत आहेत. आज आपण परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा पोलीस स्थानकात आलेले. पूर्णा या ठिकाणी 11 डिसेंबर रोजी एक युवतीवर अत्याचार करून व त्याचा गर्भपात केल्याचा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि 11 तारखेपासून हा आरोपी अद्याप फरार आहेत. अटक करू शकले नाही असं बोलले जात आहे. पीडिताची आपण मुलाखत घेण्यासाठी पूर्णा या ठिकाणी आलेले हैं. हमारे साथ में पीड़ित युवती है पूर्णा की, जो पूर्णा पुलिस स्टेशन में 376, 313 के गुना दाखिल हुआ है और उसमें एक युवक ने इस युवती के साथ में किस तरीके से फ्रॉड किया है और उसे शादी की लालच बताकर उनसे गर्भपात भी किया है और कई दफ़ा उसके साथ में किस तरीके से मानसिक त्रास देकर, मानसिक छेड़ करके किन किन लोगों ने उस पीड़ित को सताया है, ये हम आज उनसे जानते हैं. हमारे साथ में वो पीड़ित युवती है. जिस तरीके से आपने पूर्णा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया है एक सैयद ज़मीर के नाम पर, तो कैसा था वो, क्या हुआ था वाक़या और किस तरीके से वो 376, 313 का जो है तो FIR फटा हुआ है, उसका क्या हुआ था स्टार्ट? लड़के का नाम था सैयद ज़मीर हुसैन सदरुल इस्लाम, जो वागी रोड पे दूल्हे शाह रहमान नगर में रहते और राहत हॉस्पिटल के बाजू है उनका घर. और वो बच्चे की दुकान है शिवाजी नगर पे, वैरायटी कुशन एंड बेड्स, जो कि ड्यूरोफ्लेक्स अभी नाम है और SBI बैंक के सामने है. तो ये लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी स्नैपचैट के थ्रू लास्ट ईयर अप्रैल में. और बातचीत होने के बाद प्यार मोहब्बत की बातें किया उसने. उन्हें फिर उसके बाद बोला कि मैं शादी करता हूँ तुमसे. शादी करके सारी शुरुआत की उसने और फिर मेरे साथ मिलने की बातें शुरू की. मिलने के बाद करने के बाद फिर उसने मेरे को एक पहली दफ़ा बसमत लेके गया. वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया. फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब प्यार मोहब्बत की बातें शुरू करके उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया और कई दफ़ा मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया. जैसे कि उसमें से कोई इंसिडेंट्स पूर्णा के हैं और औरंगाबाद और नांदेड़ के हैं. फिर जब मैं उसके घर वालों से मिली ये सिलसिले में, जैसे कि उनके वालिद वालदा से मिली, उनके बहन से मिली, तो वो लोगों ने ये आश्वासन दिए मेरे को कि भाई हम शादी करवा के देते तुम्हारी, थोड़े दिन और रुक जाओ. तो इस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी जो है एक विथ पिल्स जो टैबलेट्स के थ्रू है उसने मेरा फर्स्ट अबॉर्शन करवाया. और दूसरा अबॉर्शन जो है उसने टैबलेट्स खिलवाया तबीयत ख़राब रहने की वजह से, मगर वो उसके वजह से मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ. उसने हॉस्पिटल में बात करके मेरा फिर प्रॉपर वे में अबॉर्शन करवाया. और तीसरा अबॉर्शन जो है बैठ के बहुत सारे बिठवा के उसके वालिद वालदा से बात करके करा के उसने मेरा तीसरा अबॉर्शन करवाया है.
अब जिस तरीके से आपने जितने सब होते हुए पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो आपने विरोध नहीं किया क्या कि ये गलत हो रहा है, और आप मान कैसा गए, या फिर तो आपने बोले नहीं कि क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया पे आपने बताया कि हमारी मुलाकात हुई, और आपने उसका बैकग्राउंड नहीं निकाला था कि जैसा कि उसका कुछ परिवार में कौन है, उस मैरिज है या अनमैरिज है? नहीं सर, बार बार वो यही बोलता था कि भाई मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, थोड़े दिन रुक जाओ। फिर बाद में उसके वालदा की तबीयत के बारे में बताया उसने कि थोड़े दिन और रुक जाओ। इस तरह वो मेरे साथ बार बार मतलब झूठे वादे करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इतना प्रेशराइज्ड करा और बार बार यही बोलता था कि नहीं शादी कर लेता आप, हाथ पैर जोड़ना, रोना धोना। अब जब एक लड़की मोहब्बत करती तो उसके बाद उसने मेरा फ़ायदा उठाया सारी वे में, और मेरे साथ पूरे तरीके से उसने और उसके घर वालों ने धोखा किया है। ये प्रेशर डाल के बोलिए, बैठक के बिठवा के 3-4 मरतबे बैठक हुई है हमारी। लोगों ने क्या बताया था? आपने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो क्या? वो लोग बोले कि थोड़े दिन रुक जाओ और हम लोग आपकी शादी करवा के दे देंगे, लेकिन हमको थोड़ा बदनामी से, बाहर वालों की बदनामी वगैरह होंगी, थोड़े दिन रुक जाओ। इस वजह से रुका के मेरे को सेकेंड अबॉर्शन करवाए सर उन्होंने। आपने विरोध नहीं किया था कि जिस तरीके से आपके साथ में जो संबंध बना रहे हैं की कोशिश करते हो? सर इतना मतलब विरोध करी हूँ कि मतलब आखिरी में तो एक औरत मजबूर ही रही थी मर्द के सामने, तो उसने इतने वे में मजबूर कर दिया कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिस तरीके से आपने पुलिस स्टेशन में गया, ये तो हो गया, बसमत में भी कहीं पर आप होटल पर गए थे, उसके बाद ये सब हुआ, तो कितने दिनों तक चला और ये कब से स्टार्ट हुआ और आज कितने दिन हो गए या महीने, साल? जैसे कि उसकी मेरी मुलाकात लास्ट ईयर अप्रैल में हुई थी, तो अभी लास्ट मेरी अबॉर्शन हुआ है 8वें महीने में, जो कि सितंबर में। उसके बाद समझो अबॉर्शन के बाद से उसने पूरा कांटेक्ट वगैरह तोड़ना, जैसे धमकियां देना, उसके दोस्तों को मेरे घर पे भेजना मार तोड़ के लिए। मेरे पीछे गुंडे भी लगाए हैं सर उसने मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चली इतने दिन। गुंडे कौन है वो? गुंडे में उसके कोई दोस्त है सर, नाम नहीं बता, लेकिन उसके दोस्त है, और मेरे पीछे भेजा था, गाड़ी पे हमला भी हुआ, मेरे घर तक भी कुछ लोग आए हुए हैं। जैसे कि मेरी बात हुई उसके घर वालों से भी, तो उन लोगों ने भी बाद में फिर इतना अपोज किया और धमकियाँ देना स्टार्ट कर दिए कि हम तुमको मार देंगे, घर को आ जाएंगे, और सारी धमकियाँ दे के फिर मेरे को प्रेशराइज्ड कराए, और मैं पूरा मेंटली टॉर्चर्ड हो गई थी। और केस करने से पहले धमकियाँ दिए गए या बात? केस करने से पहले धमकियाँ दिए गए हैं। और पुलिस स्टेशन में कभी आप गए नहीं? नहीं सर, मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई थी। और एक लड़की अपनी इज्जत छोड़ के ये हद तक नहीं जा सकती सर। मेरे साथ जो हुआ है नाइंसाफ़ी, इस वजह से मैं आज आखिरी में ये रास्ता अपनाई हूँ, क्योंकि मेरे पर बहुत प्रेशराइज्ड है, मतलब उसके दोस्तों का, धमकियों का, घर वालों का। आज मेरे को जान से मारने की, मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकियाँ दी गई है। इस वजह से मैं आज ये रास्ते पे आई हूँ। आप पुलिस स्टेशन में किस तरीके से गए, यानी कि कौन सा मोड़ आ गया ऐसा कि जो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा? मतलब मेरे को क्या हुआ सर, उसने मेरे को कुछ दिन पहले जो एक झांसे के थ्रू मेरे को नांदेड़ बुलवाया था, मेरे फूफेरे भाई को बात किया उसने जाके, और वहाँ पे मेरे ऊपर हमला करवाया, ज़बरदस्ती बुला के मारा उसने। तो मैं कैसे बचा के मैं अपने घर तक वापस आई, और वो इंसिडेंट मालूम होने के बाद मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई थी सर, तो वो 5 दिन एडमिट थे दवाखाने में। उसके बाद फिर जैसे ही उनकी वालिद की थोड़ी तबीयत नॉर्मल हुई, और ऐसा हो रहा था सर, बार बार मेरे को उसके दोस्तों के धमकियाँ आ रहे थे कि भाई हम तेरे घर को आ जाते, हम सब मैनेज कर लेते, हर चीज़ हो जाती मैनेज, हॉस्पिटल एंड ऑल, हर चीज़, पुलिस स्टेशन, हम सब मैनेज कर लेते, तू कहीं नहीं जा सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे पीछे कोई नहीं है, हम तेरे को बताते हम क्या कर सकते। तो ये मेरे पीछे मतलब सियासी लोग भी है, ये भी बताया उसने। तो इस हिसाब से सर मैं हॉस्पिटल के बाद फिर मैं डायरेक्ट, मेरे को ये प्रेशर आने की वजह से मैं पुलिस स्टेशन गई सर। तो पुलिस स्टेशन में आप गए, बरोबर आपने अर्ज भी दिया, पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई तभी लिए गई या पुलिस की तरफ से क्या आपके साथ में हुआ? सर एक्चुअली मैंने 30 तारीख के दिन बाय पोस्ट पुलिस स्टेशन में अपनी FIR कॉपी, जो मेरा स्टेटमेंट है, हाँ जी, तो स्टेटमेंट मैंने पुलिस स्टेशन पूर्णा, SP मैडम के पास, IG सर के पास, सभी के पास भेजी हूँ। 7 पोस्ट है सर मेरे पास, वो चीज़ का भी प्रूफ है बाय पोस्ट का। तो मैं भेजी सर, मेरे को कोई सामने से मतलब जवाब ही नहीं आया, ना पुलिस स्टेशन से कॉल आया, ना कहीं से कॉल आया।
तो फिर सर मैं 5 तारीख के दिन रुकने के बाद फिर थोड़े दिन और 1-2 दिन रुकी और आखिरी में मैं 11 तारीख के दिन हाँ, मेरे अर्ज़ का जवाब नहीं आया था। उसके बाद मैंने फिर एसपी मैडम को मैसेज की थी, जो हमारे परभनी ज़िले के हैं। तो मैम ने मेरे को सामने से बोले कि भाई आप डीवाईएसपी साहब के पास जाइए और बात कीजिए पुलिस स्टेशन में। तो मैं वहाँ पे सर से मिलने के लिए, सर का कॉल आया, सर का कॉल आने के बाद मैं सर को मिलने के लिए गई। तब मेरे को वहाँ पे सवालात हुए, जैसे कि क्या है आपका स्टेटमेंट है वगैरह है, आप मैडम के पास दीजिए। और मैं मैडम के पास स्टेटमेंट लेके अपनी फ्रेंड के साथ गई वहाँ पे और मैंने स्टेटमेंट दिया वहाँ पे। उसमें सर स्टेटमेंट के लिए मुझे तकरीबन दोपहर में 2-2:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक मुझे वहाँ पे बिठाया गया और स्टेटमेंट में इतनी कटछाट की गई है। उसमें कुछ आरोपियों के नाम है, जैसे कि एक है उसमें माजिद पीएसआई है जो कलमनुरी में पोस्टिंग है, तो उनका नाम निकलवाने के लिए सर तकरीबन मेरे साथ 4 से 5 घंटे, मतलब वो एफआईआर और जो स्टेटमेंट है उसमें एडिटिंग करते गई सर। फिर उसके बाद वहाँ से सर ने ये कहा कि भाई उनके अगर घर वालों के ख़िलाफ़ कोई रहता है तो हम आरोपियों में इसको नहीं ले सकते, सिर्फ अगर ज़मीर के ख़िलाफ़ होगा तो हम ले सकते, ज़मीर का नाम अकेला अगर मुजरिम में होगा तो हम लेते। तो फिर मैं अपने लॉयर से बात की तो सर बोले कि नहीं, डबल एफआईआर नहीं होती, आप कर रहे होंगे तो वही सभी के नाम लो उसी में। तो फिर इतना एडिटिंग करने के बाद और रात के सर 12:30 बजे तक मैं कंटिन्यू वहाँ पे एफआईआर के लिए बैठी और आखिरी में मतलब एक औरत, मैं अकेली होने के नाते वहाँ पे दोपहर में 2 बजे से रात के 12:30 बजे तक वहीं पे अकेली थी। फिर आखिरी में रात हो गई, इस वजह से मैं, जो मेरे पापा पेशेंट है वो उन्होंने वहाँ पे 11:30 बजे आई। 11:30 बजे से आने के बाद फिर 12:30 बजे मेरी एफआईआर, मतलब रात को 12:30 बजे मेरे हाथ में एफआईआर कॉपी मिली है सर। जिस तरीके से आपने बताया कि कलमनुरी का कोई तो भी पीएसआई है और उसका नाम निकालने के वास्ते प्रेशराइज कर रहे थे पुलिस वाले, तो उसका और आरोपी का सैयद ज़मीर का क्या संबंध है? सर एक्चुअली वो शायद ज़मीर के फ्रेंड है, जो कि ज़मीर उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लेकर आया था कि भाई बच्ची का क्या सेटलमेंट है, जो भी है पैसे ले दे के अपन ख़त्म करवा देंगे। इस वजह से वो एक मरतबा आए हैं पुलिस स्टेशन में और ज़मीर पुलिस स्टेशन में 3 मरतबा आया है सर। आपने कोई पैसों की मांग करे थे या उन्होंने करे थे? नहीं सर, मुझे उसके 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे जो आज मेरे इतने सारी बदनामी हुई है और मेरे साथ जो आज इतनी तकलीफ़ें हो रही है, मेरे को ये तकलीफ़ के बदले मेरे को इंसाफ चाहिए। और मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र्स आए सर, मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ जो तकलीफ़ हुई है, मेरे को ये सारी चीज़ों का बदला चाहिए। 2 बजे के बाद से तो फिर आप दूसरे दिन क्या तारीख थी, आपने क्या? हाँ, दूसरे दिन जब मेरी एफआईआर कॉपी 11 तारीख के दिन हो गई है रात में कंप्लीट, उसके बाद 12 तारीख थी। 12 तारीख के दिन मैडम का कॉल आया था और उसके बाद मेरे को बसमत ले जाया गया। बसमत में वहाँ पे पहले मेरे घर पे पंचनामा हुआ है सर, और यहाँ होने के बाद फिर बसमत में पंचनामा हुआ। पंचनामे के बाद फिर अब तक सिर्फ ये रिस्पॉन्स है कि भाई आप मेडिकल करवा लो या पंचनामे के लिए, और अभी तक वो आरोपी को पकड़ा ही नहीं गया। वो फरार है, उसका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, मगर वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। पुलिस से कांटेक्ट की थी क्या इस बारे में कि आप आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रहे, या अभी मुझे जान को धोखा है? हाँ, कांटेक्ट की थी मैं, मैडम से भी मेरा कांटेक्ट है, और एक सर है राखुंडे मैडम है, और एक सर है जिससे मेरा कांटेक्ट है। तो वो सिर्फ बोल रहे कि भाई ट्रैक चालू है अभी उसका, और अभी आरोपी तक हम पहुँचेंगे। जी, आपने जैसा बताया कि पूर्णा में भी कई दफ़ा आप मिले, बसमत में मिले, तो कहाँ पर मिलते थे और वहाँ पर कोई क्या डॉक्यूमेंट्स देते थे? पूर्णा में तो मेरे घर पे आया था वो, और 2 मरतबे भी जब भी आया था ऐसे ज़बरदस्ती मेरे घर के सामने आके खड़ा गया था, और तुम आते या नहीं आते भाई, उसके पास कुछ मेरे फ़ोटोज़ वगैरह है कि भाई मैं वायरल कर दूंगा, ये धमकियाँ देता, ब्लैकमेल टाइप, कि भाई मैं वायरल कर दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारे वालिद वालदा को बोल दूंगा। और सर मेरे पापा जो है बाईपास पेशेंट है, तो इसके वजह से कैसा है, मेरे को एक लड़की होने के नाते मेरे को ये था कि भाई मेरे वालिद वालदा की जो इज़्ज़त है उसके वजह से मैं डरते गई, और उसके वजह से उसने मेरा बहुत सारा ये चीज़ों की वजह से फ़ायदा उठाया। बसमत में कहाँ पर जाते थे, वहाँ पर पुलिस गई थी क्या? बसमत के पास हम फर्स्ट टाइम जहाँ पे मिले थे वो बसमत में एक कन्हैया होटल है, और वहाँ पे पुलिस मेरे को लेके गई थी पंचनामे के लिए, और वहाँ पे पंचनामा हुआ सर होटल का। वहाँ पर आधार कार्ड वगैरह कुछ मिला उसका क्या?
उसका मोबाइल नंबर, नाम और उसकी साइन वगैरह सारी चीज़ें मिली सर, विद डेट। जी। जिस तरीके से आपने वहाँ का बोले यहाँ का हुआ, तो आज जो 11 तारीख को, आज 19 तारीख है, अभी तक जो है 9 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तब भी वो आरोपी नहीं मिला, तो उसके बाद आपने क्या किया? हाँ, मैं सर कॉल तो करके रोज़ अपडेट ले रही हूँ सर। मेरे को सामने से जवाब यही आ रहा है कि भाई आरोपी फरार है, बस इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं मिल रही सर। घर के लोगों के नाम आपने दिए, तो उनका तो नाम नहीं है फायर में? सर उसके वालिद का है, उसके वालदा का है जो कि सदरुल इस्लाम, और उसके वालदा का नाम है, उसके बहन का नाम है अंजुम शेख, और उसमें उसके साले का नाम है अरबाज खान, और उसके बीवी का नाम है जवेरिया। इन सब के नाम है सर। और इसमें इनका रोल क्या था? सर इन लोगों ने बोले थे सर मेरे को कि भाई हम शादी करवा के देते, उसके वालिद वालदा ने। हम शादी करवा के, हमारे पास नहीं तो नहीं, आपको कहीं और रखते बोल के, उसके घर, उसके घर पे बोले आपको कहीं पे भी रखते हम। और बाद में सर जब मैं थर्ड अबॉर्शन हुआ, उसके बाद तो वो लोगों ने हाथ ही उठा दिए और बोले कि भाई हम तुमको जानते नहीं, हमको मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं बोल दियो। हाँ, सेकेंड अबॉर्शन के पहले गई थी सर, तो वो लोगों ने मेरे को मनवा के सेकेंड अबॉर्शन करवाई है सब ने मिल के। जैसा अबॉर्शन होता है तो उसमें कुछ आधार कार्ड लगते, मियाँ बीबी रहे तो करते हैं, तो या ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ जमा नहीं करती? फिर कौन ऐसा डॉक्टर था जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के अबॉर्शन करा? सर उसने डॉक्टर को ये बोला है कि भाई मैं उसका हस्बैंड हूँ, अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने क्या जमा किया ये तो मेरे को, तो वहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स जमा किया या नहीं किया ये सारी चीज़ें उसको मालूम, बट उसके साइन है वहाँ पे और डेट वगैरह सारी चीज़ें उसने, उसके जो भी इंफॉर्मेशन लगती उसने वहाँ पे फिल किया है सर। जी। जैसा बताया आपने कि पहले तो तबीयत खराब थी तो गोलियां भी दिया जाता था, ये कोई मदद करता था गोलियां देने में या खुद लाता? मे बी शायद उसके कोई फ्रेंड्स है सर मेडिकल वाले, तो ये उसके पास से टैबलेट्स लेकर आता था सर। सबसे पहली बात एक है कि जैसा आपका दोस्ताना हुआ, ये सब सुनने में आया, उसके बाद आप मिले, फिर रिलेशनशिप में आए, उसके बाद जब आपको पता नहीं लगा था कि इस बंदे की कोई मैरिज हुई है, इसको कोई बच्चे वो है? नहीं सर, उसने बिल्कुल भी मेरे को ऐसा मतलब कानो कान ख़बर भी नहीं होने दी कि वो शादीशुदा है, बल्कि तकरीबन 1 साल सवा साल के बाद मेरे को मालूम हुआ। और फर्स्ट अबॉर्शन होने के बाद जो सेकंड अबॉर्शन है हॉस्पिटल थ्रू हुआ, उस टाइम मेरे को मालूम हुआ कि भाई वो मैरिड है बोल के, और तब भी उसने डिनाई ही किया। लेकिन बाद में जब मेरी फ्रेंड ने उसको कॉल किया था तो उसकी वाइफ ने उधर से कॉल रिसीव की थी सर, तो तब पता चला कि वो मैरिड है। और तब से मैं आज तक, मैं वो डिप्रेशन में बोलिए या एक मेंटली हैरेसमेंट में, मैं आज तक वही चीज़ों में हूँ सर। जो बैठक हुई थी उसके घर पे हुई थी पहली, तो उसने उसके घर पे जो वाघी रोड पे घर है उसका, वहाँ पे वो उन्हें लेकर गया था और वहाँ पे लेकर जाके उसके वालिद वालदा से मेरी बात करवाया था। तो उन लोगों ने मेरे को आश्वासन ये दिए थे कि बेटा बदनामी से बचना है हमको, और ये सारी चीज़ें हमारी। बैठक में कौन कौन थे? उसके वालिद वालदा, ज़मीर और मैं, तीनों चारों थे। बताया आपने, घर के लोगों ने तो बताया कि हम करके देंगे, ज़रा रुको बदनामी हो जाएंगी बोल के, और दूसरा और कौन लोग थे इसके अंदर जो बैठक में शामिल थे? उसके बाद सर धने गाँव में बैठक हुई हमारी, 2 से 3 मरतबा धने गाँव में बैठक हुई, जो कि आदित्य एंटरप्राइजेस है। वहाँ पे उसके दोस्त थे अखिल बेग और इरशान अहमद, ये लोगों के थ्रू हमारी बैठक हुई थी। और इन लोगों ने ही मतलब कोरा बॉन्ड वगैरह जो लेकर आए थे, बोले थे कि भाई तुम इसके ऊपर कोरे बॉन्ड पे मेरी साइन करवा के दे दो, और हमको जो लिखना है हम लिख लेंगे बाद में। और उन लोगों ने बोला कि भाई हम सब करवा के देते, तुम्हारा टेंशन मत लो, प्रेशराइज्ड करे। और करके मेरे को सर ये लोग ही मतलब, नहीं सर मैंने बॉन्ड पे साइन नहीं की थी, क्योंकि कि मेरे साथ मेरे कज़िन थे वहाँ पे, शाहजेब बोल के, तो उन्होंने वो बॉन्ड फेंक दिए थे। तो इन लोगों ने प्लान करके धोखा दे के मेरे को वहाँ से ले जाके हॉस्पिटल को अबॉर्शन, अखिल बेग और इरशान और ज़मीर, ये तीनों भी मेरे को पूर्णा तक गाड़ी में ला के अखिल भाई के छोड़ कर गए सर। 11 दिसंबर को ये कार्रवाई हुई, और इतना सब होने के बाद भी अखबारों में आया, न्यूज़ आई, सब आने के बाद भी पुलिस हलचल नहीं करी, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं पुलिस प्रशासन से? सर मैं ये चाहती हूँ कि भाई आज तक इतने दिन हो गए, 8 से 9 दिन हो गए, और 8-9 दिन में ना वो आरोपी पकड़ा गया, ना वो इतने सारे लोग जो मैंने एफआईआर में नाम लिखाई, जैसे कि उसके घर वाले, उसके दोस्त है, और जो मैं पीएसआई का नाम ली वो, ये सारे लोग सर घूम रहे फिर रहे और अपना अपना काम चालू है, बिजनेस चालू है उसके वालिद का भी, और इन लोगों को आज तक पकड़ा ही नहीं गया सर।
और ना इनमें से किसी को एक बार भी पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ हुई है। रही बात उसके घर तक गए, लेकिन उसके घर को पूछना, छानबीन कुछ नहीं हुई। उसकी सिर्फ गाड़ी यहाँ पे रिकवरी में है, बस उसके बाद कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई। मेरे फैमिली में सर मेरे वालिद है और मेरे वालदा और मैं है, तीनों ही है, और मेरे को उनके सिवा और उनको मेरे सिवा कोई नहीं है, और इसके वजह से मैं मजबूर हूँ। और हम तीनों के भी जान को धोखा है, जैसे मेरे वालिद, वालदा और मेरे को, तीनों को भी जान को धोखा है, क्योंकि कि आज जो मुजरिम है वो सारे लोग बाज़ार में घूम रहे, और बाकायदा सर वो जो मुजरिम है उसमें का एक मुजरिम का मेरे को बाकायदा मैसेजेस और कॉल आ रहे सर्कल से, फिर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। और मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोली भी हूँ कि मेरे को उसके कॉल्स और मैसेज आ रहे, मैंने नंबर भी दिया है, उसके बाद भी मेरे को रात को उसके मैसेजेस आए सर। ये थे हमारे साथ पीड़ित युवती, जिनका ऐसा बोलना है कि जिस तरीके से पुलिस का एक अजब प्रकार है कि कहीं पर एफआईआर होने से पहले आरोपी को उठाया जाता है और दूसरी तरफ एफआईआर होने के बाद भी आरोपी को सहूलत दी जाती है, ऐसा देखने में आता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? पैसा या राजकारण या दबाव? तो पुलिस ने भी किसी के दबाव में नहीं आते हुए काम करना चाहिए, और जो सच में पीड़ित है इसको न्याय मिलना चाहिए। और नांदेड़ में ऐसे कई घटना हुए कि जहाँ पर ऐसे पीड़ितों पे जुल्म होता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जहाँ पर पैसे की बात आ जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उनका केस तुरंत लिए जाता है, वो आरोपियों को, पूरे ख़ानदान को अटक किया जाता है। और जहाँ पर अकेली कोई पीड़ित युवती होती है, महिला, तो उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये देखे जाता है। ये पीड़ित युवती को हक मिलेगा या नहीं, ये देखेंगे। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।